हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सुनील गुप्ता फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस से। आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन 2024 के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं जेई मेन 2024 के बारे में। ये चैप्टर आपका बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है। तो हम आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज हम उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम क्या सीखेंगे, ठीक है। इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना, कि बाइनोमियल थ्योरम्स क्या होती है, क्या जनरल टर्म्स होती है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम वाले पूछे जाते हैं बच्चों, उसका क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि इस बार अब हमारे सामने जो प्रॉपर्टी जो बाइनोमियल थी वो डिलीट कर चुके हैं। तो उसका मतलब है जितने भी सी से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे टॉप लेवल के, जिनको हम सिग्मा वगैरह वाले क्वेश्चंस भी बोला करते थे, वो सारा सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारे जो टॉपिक्स होंगे आज की क्लास में, उसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो होल पावर आएगी वो होल नंबर हो रही होगी, ठीक है। पहले हम नेगेटिव वाले पावर भी पढ़ते थे, रेशनल पावर भी पढ़ते थे, सभी तरह के फॉर्मूले पढ़ा करते थे। अब उसके बाद हम सेकंड टॉपिक लेंगे जनरल टर्म। कुल मिलाकर बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आने वाले हैं। 80% जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बाइनोमियल के जनरल टर्म से बनने वाले हैं। उसके बाद 20% या 50% क्वेश्चंस लगा लो वो रिमाइंडर थ्योरम से करने वाले हैं। लास्ट में मैं थोड़ा सा कुछ सिंपल एप्लीकेशन भी बताऊंगा बाइनोमियल की, क्योंकि जेई मेन वाला जो पूरा बच्चों चैप्टर्स है, पूरा जो कंसेप्ट है एग्जाम का, वो एप्लीकेशन के बिहाफ पर है। तो हमें एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो सब हम देखने वाले हैं। देखो बच्चों, मैं तुम्हें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता देता हूं कि हम बात करने वाले हैं x प्लस वाई की होल पावर n, ठीक है। x प्लस वाई की होल पावर n है। तो इसको अगर हम एक्सपेंशन करें, ये सब तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अगर टू टर्म्स आ रही है x और y, इस वजह से इसको हम बाइनोमियल बोला करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्यों नाम पड़ा, जैसे तुमने पढ़ा होगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कि फर्स्ट टर्म से 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म, ऐसे अलग अलग आ जाया करते थे। तो हम 2 टर्म्स का मतलब है बाइनोमियल का एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बच्चों हमारे पास NC0 आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा NC0, x की पावर n, इन दोनों को माइनस करके यहां लिख देते हैं, और y की पावर 0, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा बच्चों, क्योंकि अब हम तुम लोग इसको पढ़ चुके होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफली इसका बारे में बता रहा हूं, बेसिक्स वाले, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो रही होगी NC1, x की पावर n-1, y रेस टू पावर 1। थर्ड टर्म होगा NC2, x की पावर n-2, y की पावर 2। अगर इसी तरह से हम एक्सपेंड कर दें तो NCn, x की पावर n, y रेस टू पावर n, ये इसका एक्सपेंशन हुआ। तो बच्चों इसमें देखो तो टोटल टर्म्स कितनी आ रही होगी, अगर x प्लस वाई की होल पावर n करें तो टोटल टर्म्स क्या आने वाली है। तो बताओ बच्चों, तुम सोचकर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि टोटल टर्म्स कितनी आने वाली है। तो कुछ बच्चों के रिप्लाई आते हैं कि n आएगी, जबकि ओरिजिनल टोटल टर्म्स कितनी आने वाली है n+1। बहुत बढ़िया बच्चों, जिन जिन्होंने भी n+1 का रिप्लाई किया है बच्चों, उन सभी का आंसर एक्यूरेट ठीक है। सर n+1 क्यों आएगी, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो 1 से लेकर n तक में ही टोटल टर्म्स तो n हो गई, और एक 0 वाली टर्म्स भी होगी, तो n+1 टोटल टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ बोल सकते हैं टोटल टर्म्स इक्वल टू n+1, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मजेदार बात यह है बच्चों इसके अंदर कि इसकी जो हर टर्म की पावर है, एवरी टर्म, जैसे हम ये दोनों टर्म्स मिला लेते हैं तो इन दोनों की पावर का सम n आने वाला है। देखो ऊपर देखो n+0 n आ रहा है, सेकेंड टर्म में देखो n-1 और 1 मिलाकर n आ रहा है, n-2 और 2 मिला दें तो n आ रहा है। इसका मतलब है हर टर्म की पावर देखा जाए तो क्या रहने वाला है, n रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो टोटल टर्म्स कितनी आ जाएगी इसके अंदर n+1, हर टर्म की पावर कितनी हो रही होगी, n हो रही होगी।
अब इसी फॉर्म को अगर हमें थोड़े शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है तो उसको बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0, 0 से लेकर n तक। अब 0 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इसमें पुट करते जाओ अप टू n तक, तो यही हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे हमारे बायनोमियल थ्योरम के अंदर हम अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दें और y इक्वल टू भी 1 पुट कर दें तो ये सीरीज बन जाएगी 2 रेज टू दी पावर n। x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करा तो 2 रेज टू दी पावर n, और इधर भी 1 1 पुट करेंगे तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn तक का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 रेज टू दी पावर n हो जाएगा। अगर बच्चों हम इसमें x की जगह 1 और y की जगह हम -1 पुट कर देते हैं तो यहाँ आएगा 1 - 1 0 की पावर n, तो 0, और 1 और -1 जब इन नंबर में पुट कर रहे होंगे तो अल्टरनेटिव बच्चों प्लस माइनस के साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। nc2 माइनस ऐसे करते हुए ncn में जो भी ऑड इवन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये निकल कर आया बच्चों, इस चीज को हम बोलते हैं जनरल टर्म। इसको कौन से टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म के ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों में तुम्हें थोड़ा थोड़ा और आइडिया देता हूं कि क्या क्या निकल कर आ रहा होगा। देखो तुमने बोला कि सर इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे T1, इसको कौन सी टर्म बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे बच्चों T3, इसको कौन सी टर्म बोलेंगे Tn+1। ये हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो बच्चों यहां पर T1 जो टर्म आ रही है वो NC0 आ रही है, T2 टर्म आ रही जो NC1 आ रहा है, T3 आ रहा है, NC2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी आपकी यहां पर टर्म लिखी गई है उससे एक नंबर यहां कम आ रहा है। यहां 2 लिखा गया है तो यहां पर 1 आ रहा है। अगर किसी से पूछा जाए कि T10 क्या होगा तो कौन बताएगा बच्चों, 2 है तो यहां 1 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 10 है तो क्या आएगा NC3, NC9 क्या आएगा NC9। फिर अब x की पावर इन दोनों का माइनस n-9 और y रेज टू पावर 9। तुम लोग बताओ बच्चों T15 कितना आने वाला है, T15 आएगा NC14 x की पावर n-14, दोनों को माइनस कर देंगे और y रेज टू पावर 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा जनरल टर्म के बारे में बातचीत करते जा रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जनरल टर्म था क्या। तो बच्चों x प्लस वाई रेज टू होल पावर n है, उसके अंदर जनरल टर्म होने वाला है सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n, NCR x रेज टू पावर n-r, y रेज टू दी पावर r। ठीक है, ये इनका जनरल टर्म हुआ। अब जनरल टर्म में हम लिखने वाले थे TR+1। तो बच्चों जो भी यहां लिखा जा रहा है उससे एक हम यहां लिखते थे NCR x रेज टू पावर n-r, y रेज टू दी पावर r। इस टर्म को बोलेंगे हम लोग जनरल टर्म। ये आप लोगों को लर्न करना है बच्चों। इसी को देख देख के हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर तुम्हें T5 निकालना है, ठीक है, इसके अंदर T5, यहां से ध्यान से देखो तो जो भी पावर लिखी हुई है वो यहां लिख देंगे NC4, क्योंकि R+1 है ना 5, तो R की वैल्यू तो कितनी होगी कंपेयर करेंगे तो 4। फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म लिख देंगे x, इसके ऊपर लिखेंगे n-4 और y रेज टू दी पावर जो भी नीचे लिखा गया है वो लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास 2x प्लस 3y की होल पावर 30 लिखा हुआ है तो इसमें T7 नंबर की टर्म पता करो बच्चों। कैसे करेंगे, 30 n लिख देंगे, C6 क्योंकि T7 है। अब फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x की पावर इन दोनों का माइनस 24 और 3y की पावर 6। ये इसकी जनरल टर्म हो गई।
बस अगर आप लोगों को ये लिखना आ रहा है बच्चों, तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से आप सोल्व कर सकते हो। चलो आओ अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल टर्म की। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3x की होल पावर n। इसमें आपको वो टर्म निकालनी है जिसके अंदर x नहीं आता हो। जब अगर हम इसका एक्सपेंशन करने चले जाएंगे तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, पावर 9 है तो एक टर्म ज्यादा हो जाएगी, टोटल टर्म्स कितनी आ जाएगी 10। तो जब हम उस 10 टर्म में देखेंगे कि किसमें x नहीं आ रहा, वो आपको पता करना है। तो या तो एक्सपेंशन करके पता करो, अब वो तो बहुत लेंथी मेथड है, तो शॉर्टकट क्या मेथड है बच्चों, वो है इसका जनरल टर्म। तो इसकी सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लो। TR+1 इक्वल टू 9CR, क्योंकि हमें R नहीं पता अभी। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, 3x स्क्वायर बाई 2 होल पावर n माइनस R। और अब y क्या लिखे सर, 1/3x लिखे या -1/3x लिख लो। तो बच्चों तुम डायरेक्ट -1/3x लिख लो, 1 - 1/3x की पावर r। अब आपको बच्चों r की ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर जिससे यहां पर ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x आपस में कैंसिल आउट हो जाए, तभी तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x आएगा। तो r की वैल्यू तो तुम सोच के पता करो, या फिर क्या करो, इधर जितने भी x है उन सबको एक साथ लिख लो। कैसे लिखें देखते हैं। NCR यहां लिख सकते देंगे बच्चों 3/2 की होल पावर n माइनस r, वहां लिख देंगे -1/3 की होल पावर r। अब ये हो गया x की पावर, x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r और 1/x की होल पावर r। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9CR 3/2 की होल पावर 9 माइनस r -1/3 की होल पावर r, और x की टोटल पावर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 18 - 2r, और x की पावर ऊपर जाएगा तो -r, -1 बनेगा, -1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -r, तो 18 - 2r और -r, तो टोटल हो जाएगा 18 - 3r। ये समझ आया बच्चों, 18 - 3r। अब हमें r की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि x हट जाए। x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, ऊपर वाले r की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं x की पावर 0 बना दूं तो किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां पर। तो 18 - 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से 6। अब r की वैल्यू हमारे पास यहां से 6 आ चुकी है, तो कौन से नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहां पर r की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 + 1 7th नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी, 7th नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अगर आपको उस टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो तो r की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये आ रहा होगा NC7 3/2 की होल पावर 2 -1/3 की पावर 6। r की वैल्यू 6 पुट करनी है तो यहां पर 3 आ जाएगा, 3/2 की होल पावर 3 -1/3 की पावर 6। अब इसको सोल्व कर लो और वो ऑप्शन में टिक लगा दो। चलो बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। पहले से सवाल ज्यादातर एडवांस के कंसेप्ट हुआ करते थे, अब जेईई मेन में भी आते हैं ये, है ना। कोविड के बाद से थोड़ा सा बच्चों लेवल हाई हुआ है, लेकिन अब पैटर्न सेम आने लगा है। तो अब अगर पीवाईक्यू के सवाल कर रहे हो आप रेगुलर बेसिस पर और थ्योरी यहां से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। अब इसमें कैसे सोल्व करें सर, ये तो बाइनोमियल भी नहीं है, टर्म्स तो 3 आ रही है, अब इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने के दो मेथड है बच्चों, कि या तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाना चाहिए, फैक्टराइजेशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से अपन सोल्व करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में मल्टीनोमियल थ्योरम तो नहीं है अभी जेईई मेन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग या हमारे जो सवाल आएंगे वो फैक्टराइजेशन बेसिस पर ही आने वाले हैं। तो आप 2x स्क्वायर प्लस x - 3 के फैक्टराइज करके इस ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दो।
तो बच्चों 2x² प्लस x माइनस 3 की होल पावर 6 है। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2x² प्लस कितना लाना है हम लोगों को, 6 लाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो x माइनस 1 और 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 1 2x प्लस 3 होल पावर 6 आएगा, तो दोनों के ऊपर 6 पावर लगा दो। यहां तक तो हमने कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 11 का कोफिशिएंट का ये मतलब हुआ बच्चों कि इसके अंदर इसका एक्सपेंशन करो, इसका भी एक्सपेंशन करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 11 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो जब बच्चों अगर हम इसको जब मल्टी एक्सपेंड कर रहे होंगे, है ना, तो यहां से देखो मैं स्टार्ट करूंगा तो 6c0 लिखूंगा सबसे पहले, फिर x की पावर क्या आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करके 6 और माइनस 1 की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म लिखा। फिर 6c1 x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1, फिर 6c2 x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। एक तरीका ये है, ये तो ये वाले हो गए बच्चों। अगर मैं इस 2x प्लस 3 का एक्सपेंशन करूं, है ना, यहां से एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं, तो 6c0 2x की होल पावर 6 3 की पावर 0, ठीक है, प्लस 6c1 2x की होल पावर 5 3 की होल पावर 1 प्लस 6c2 2x की होल पावर 4 3 की होल पावर 1। इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के हिसाब से भी ये सब लिखा जा रहा है बच्चों। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो तुम ये सोचो कि यार x की पावर 6 को इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें। धीरे धीरे क्या हो रहा है, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट, धीरे धीरे पावर कम होती जा रही है दोनों में। तो आप बताओ कि इस वाले टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस व्हाइट कलर वाली से, ताकि x की पावर 11 आ जाए। तो मुझे लगता है कि x की पावर 6 वाले को किससे करो, x की पावर 5 वाले से करो। अब इसके बाद बताओ बच्चों, इस वाले x की पावर 5 वाले को किससे करना चाहिए, x की पावर 6 वाले से, क्योंकि पावर 5 और 6 मिलाएंगे तब जाकर 11 बनेगा। अब 4 वाले को किससे करें, इसके 4 वाले को इससे किससे करें, तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है x की पावर 4 को जो इससे मल्टीप्लाई करने से x की पावर 11 दे दें। फिर x क्यूब आएगा, तो x क्यूब को भी इनमें से कोई से भी टर्म नहीं है, क्योंकि x क्यूब को x की पावर 11 बनने के लिए क्या चाहिए, x की पावर 8, तो x की पावर 8 इसमें आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि केवल इन टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करने से ही x की पावर 11 आएगा। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करो, 6c0 x की पावर 6 को x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6c0 x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 0 1, फिर इधर कर देंगे तो 6c1 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 और टोटल x की पावर 11 प्लस। अब इस सेकेंड टर्म को किससे करेंगे, इस वाली टर्म से, तो 6c1 माइनस 1 की पावर 1 6c0 यहां आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 6 3 की पावर 0, है ना, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा x की पावर 11। इसमें से x की पावर 11 माइनस बाहर निकाल लेंगे, 6c0 1 आ जाएगा, 6c1 6 होता है, 2 रेज टू पावर 32 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 1 1 और 64। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो x की पावर 11 का कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? इसका और भी टेक्निक है करने की, लेकिन आप इस तरह से करोगे तो गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। अब देखो बहुत सारे बाइनोमियल आ गए, पहले अभी मैंने एक दिया, फिर उसके बाद मल्टीनोमियल वाला दिया, अब मैंने बहुत सारे बाइनोमियल बना दिए। अब x की पावर 6 को कैसे सोल्व करें? तो इसको करने के दो तरीके होते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि 1 + x की पावर 6, 1 + x की पावर 7, 1 + x की पावर 15 तक जा रहा है, तो एक जीपी की फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है। तो आप चाहो तो इस पूरे का सम निकाल सकते हो बच्चों, किस फॉर्म में? जीपी की फॉर्म में। उसके बाद आप लोग इसको धीरे धीरे करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दें तो Sn = क्या हो जाएगा? a r⁻n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इस फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कौन कौन बताएगा भाई? a फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 + x⁻6। r क्या होगा? 1 + x। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो बच्चों 6 से लेकर 15 तक। कमेंट बॉक्स में डालो जल्दी से। कुछ बच्चे तो ऐसे काउंट करें सर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे काउंट नहीं करो बच्चों, थोड़ा सा ना स्पीड से काउंट करो। तो टोटल टर्म्स कितना आया बच्चों हमारे पास? 14। टोटल टर्म्स कितना आने वाला है? 14 या 15 आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। टोटल टर्म्स कितना आने वाला है? 15। इनको आपस में माइनस करके +1 कर लेते हैं, ये तरीका होता है। 15 को 6 में से माइनस करो, 9 आ जाएगा। 9 + 1 करोगे तो 10, ये हो जाएगा। तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी अपने पास? 10। टोटल टर्म्स कितनी आएगी? 10। कुछ बच्चे 15 जो बता रहे हो, कौन सा वाला बता रहे हैं? 1 से लेकर अपने को काउंट करने वाला। ठीक है, चलो इसमें अपन थोड़ा ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, 10 टर्म्स आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ? Sn = x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 + x की पावर 6। यहां क्या पुट कर देंगे? 1 + x की पावर 10 -1 अपॉन 1 + x - 1। इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो Sn = कितना हो रहा होगा बच्चों हमारे पास? 1 + x की पावर 16 -1 + x की पावर 6। अब इसमें आपको x की पावर 6 के कोएफिशिएंट ढूंढने हैं। तो इसमें आपको पता है x की पावर 6 लिखने के लिए क्या करना होगा? जनरल टर्म लिख लो, 16CR 1 की पावर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आता है तो, x की पावर r माइनस, इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? ढूंढो बच्चों, 6 है यहां पर हम 6 लिखेंगे। 6C R1 कर दो, 1 की पावर R-6 - R1। R1 क्यों लिखा? क्योंकि इधर R हो गया तो वहां R लिखना ठीक नहीं था। x की पावर R1, तो बच्चों ये हो जाएगा 16C। R की क्या वैल्यू पुट करें ताकि कोएफिशिएंट x की पावर 6 बना दे? तो R की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 16C 1 x की पावर 7 माइनस, यहां पर R1 की क्या वैल्यू पुट करें बच्चों ताकि x की पावर 6 बन जाए? 6। तो 16C 6 और x की पावर 6, दोनों साइड से x की पावर 6 कॉमन निकाल लो, तो आंसर ये आ जाएगा 16C 6 - 1। एक और तरीका है बच्चों प्रॉपर्टी वाला, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा धीरे धीरे सोल्व करके कि कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करा जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार मैंने पेपर में देखा है बच्चों इसको भी। आओ इसको सोल्व करते हैं। तुम चाहो तो पॉज करके बच्चों इस क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल सकते हो। 1 बाय 1 थोड़े अच्छे अच्छे सवाल लेते जा रहे हैं। 9⁻1/4 प्लस 8⁻1/6 होल पावर 100,000। अब इस पहले सबक क्वेश्चन समझते हैं। ये रेशनल टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? तो दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक रेशनल
और एक इरेशनल टर्म्स, कि जब हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे होंगे तो इसमें कुछ टर्म्स रेशनल आ रही होगी और कुछ के ऊपर रेडिकल आ रहे होंगे, पावर 1/2 1/3 इस तरीके की पावर बनती जा रही होगी। तो जिसके ऊपर पावर सोल्व नहीं हो पाए एक्चुअल में उनको हम इरेशनल टर्म्स बोलेंगे, और जिनके ऊपर पावर सोल्व होकर अगर हमारा आंसर नेचुरल नंबर आ रहा हो, होल नंबर आंसर आ रहा हो, तो हम उसको रेशनल टर्म्स बोल देंगे। ठीक है, या P/Q की फॉर्म में आंसर आ रहा हो। तो चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन करने की ये टेक्निक होती है बच्चों कि इनकी सबसे पहले जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म लिख लो, कैसे लिखें? 1000 CR फर्स्ट टर्म n की पावर 1/4, 1000 -R 8 की पावर 1/6 होल पावर R। अब डायरेक्ट क्या करो, पहले तो 9 को सोल्व करो। तो बच्चों तुम्हें पता होगा कि 9 की होल पावर 4 को हम 9 के 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/4 होगा। 9 की पावर 1/2 कितना होगा? 3 की पावर 1/2। इसी तरह से 8 की पावर 1/6 इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 की होल पावर 1/2। 1/3 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें 2 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट पता है 2, तो ये 1/2। तो इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, 1000 CR 3 की पावर 1/2, 1000 -R 2 की पावर 1/2 R, 1000 CR 3 की पावर 1000 -R/2 2 की पावर R/2। यहां तक ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कैसे सोल्व करें? अब आप लोगों को R की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है बच्चों, R की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास ये सब जो 2 नीचे वाले आ रहे हैं कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, और R की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर सकते हो? 0 से लेकर n तक। R की वैल्यू 0 से लेकर n तक पुट कर सकते हो। तो तुम्हें R की कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? तो मोस्टली तो बच्चों यहां पर अपने को दोनों में वैल्यू R की वैल्यू R/2 आए, मतलब ये सोल्व करने पर ठीक वैल्यू दे। इसका मतलब है R की वैल्यू E1 पुट करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो E1 पुट करेंगे तो 0 2 4 6 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 1000 तक। ठीक है, 1000 तक चले जाएंगे बच्चों। और क्या ये जो R की वैल्यू पुट करी क्या इसको भी रेशनल बना देगी? हाँ, इसको भी अगर सोल्व करेंगे 0 2 4 तो कट पीट कर यहां पर कोई 2 नहीं बचने वाला नीचे। इसका मतलब है R की केवल यही वैल्यू होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों जिसमें इसमें R की कुछ और वैल्यू आ रही होगी, इसमें R की कुछ और वैल्यू आ रही होगी। फिर हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सी कॉमन वैल्यू है। लेकिन यहां पर इसके अंदर और इस वाले में R की वैल्यू दोनों कॉमन कॉमन आ रही है, तो हम यही वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना था बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। टोटल टर्म्स पता करना है कि टोटल टर्म्स कितना आने वाला है। तो 0 2 4 6 से लेकर 1000 टर्म्स आप काउंट कर सकते हो। या हमें पता है कि 1 से 1000 में 1000 टर्म्स होती है, हाफ ओड होगी हाफ इवन होगी। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी? 500। 1 से 1000 के बीच में इवन टर्म्स, लेकिन एक 0 भी ऐड है तो हम क्या कर देंगे? 501 टर्म्स कर देंगे। टोटल टर्म्स हो जाएगी 501 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर तुम क्या लगा सकते हो? एपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a + n - 1 d करके। a कितना आ रहा है? 1000, a की वैल्यू 0, n फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो यहां से n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 501। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनकी प्रैक्टिस करो। हमारे मॉड्यूल में भी ऐसे सवाल है, वर्कबुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन देखोगे तो आप जेईई मेन के अंदर आए हुए हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वापिस से जनरल टर्म का ही टॉपिक है लेकिन सब टॉपिक है। इसमें क्या है कि मिडिल टर्म के बारे में पता करनी है। मिडिल टर्म क्या होगी? तो मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान सा है। दो तरीके की मिडिल टर्म होती है बच्चों, जब n की वैल्यू इवन हो और जब n ऑड हो, तब मिडिल टर्म क्या होगी?
जैसे बच्चों अगर मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएगी? मैंने जो बताया था वो पावर n है, उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आती है, तो अगर पावर 2 है तो टोटल टर्म्स कितनी आने वाली है? 3। ठीक है बच्चों, तो टोटल टर्म्स 3 आएगी, टोटल टर्म्स 3 आएगी, मतलब मिडिल टर्म क्या होगी? एक मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब लिखने पर 3 लिखा हुआ है पावर में, एक टर्म ज्यादा आती है, तो टोटल टर्म्स कितनी आ जाएगी? 4। तो टोटल टर्म जब 4 आ रही है तो क्या मिडिल टर्म 1 आएगी? नहीं, फिर मिडिल टर्म क्या आ जाएगी? 2। बस यही थ्योरी में लिखा हुआ है बच्चों कि अगर n इवन है तो मिडिल टर्म हम इस तरह से निकालेंगे और ओनली वन मिडिल टर्म होगी, ओनली वन। लेकिन अगर n ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इवन होगा। जैसा मैंने बताया कि अगर n ओड होता है तो एक ज्यादा होगी, एक ज्यादा होते ही ओड वाला इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स आ जाएगी, उसके अंदर 2 मिडिल टर्म्स आ जाएगी। और मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं? एक मिडिल टर्म्स निकालते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स, और नेक्स्ट वाली कैसे आएगी? ये जो भी टर्म आएगी उसके बाद वाली टर्म को हम सेकेंड मिडिल टर्म बोल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई की होल पावर अगर 10 है तो बच्चों यहाँ n क्या आ गया? इवन। तो इसमें मिडिल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला लगा देंगे, t n/2 प्लस 1, मतलब t 10/2 5 प्लस 1, तो 6 नंबर की जो टर्म आ रही होगी वो मिडिल टर्म होगी, राइट? ओके सर। लेकिन अगर x प्लस वाई की होल पावर 21 हो तो क्या आने वाला है? n इक्वल टू ओड आएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, n ओड आएगा। n ओड आएगा तो एक टर्म कैसे निकालेंगे? 21 प्लस 1/2। इसमें क्या करते हैं? n को 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें क्या करते हैं? n प्लस 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा t11। एक टर्म t11 आ गई, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? t12। अगर बच्चों आप लोगों को ये समझ आया हो तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। नहीं आया है तो बोल दो कि सर इसको दोबारा रिपीट कर दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पता करनी है। करने लग जाओ बच्चों, देखिए क्या क्या निकाल कर देते हो। 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 7। ठीक है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब यहां n क्या हो गया बताओ? 7। 7 का मतलब ओड। ओड होते क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन? सेकंड वाला फॉर्मूला, n प्लस 1/2 टर्म वाला, राइट? ओके सर। अब n प्लस 2 की वैल्यू निकालो, तो 7 प्लस 1/2 इक्वल टू t4। एक मिडिल टर्म t4 आ गई तो दूसरी कौन सी आ जाएगी? t5। अब t4 और t5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जनरल टर्म वाला क्या फॉर्मूला होता है? tr प्लस 1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r। तो यहां पर हो जाएगा t4। r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 4 को r से कंपेयर करेंगे तो 3। n की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7c3। x की वैल्यू कितनी होगी? 3x। y की वैल्यू क्या होगी? माइनस के साथ x क्यूब बाई 6। तो x की वैल्यू लिख देंगे 3x, 7 माइनस 3 4, और माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 3। इसको सोल्व कर लो। t5 निकालना है तो r कितना हो जाएगा? 4, 7c4, 3x का क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 4। ठीक है, 2 मिडिल टर्म आई। बच्चों जो मिडिल टर्म आती है उनकी वैल्यू सेम नहीं आती है, सेम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, देखो बच्चों दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, एक कोफिशिएंट होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? जो सी से आंसर निकल कर आता है उनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं।
कोफिशिएंट किसको बोलते हैं कि इसमें से वेरिएबल को हटा दो, बाकी जो भी प्लस माइनस नंबर 3 की पावर 4 -1 की पावर 6 इन सबको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोल रहा हूँ ना। जैसे मैं इसमें तुम्हें करके दिखाता हूं बच्चों, यहां पर अगर हम देखें T4 में, है ना, इसमें पूछा नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, फिर तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। देखो बच्चों, T4 में BT बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होगा 7C3, और केवल कोफिशिएंट पूछा गया हो तो आपको लिखना पड़ेगा 7C3 3⁴ x को हटा दो और -1 की पावर बाई 6 की होल पावर 3, ये कोफिशिएंट हो। ध्यान से देखो बच्चों, कोफिशिएंट ये है और बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल 7C3 है। तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होता है, लेकिन कोफिशिएंट सेम हो ये बात जरूरी नहीं है। अब मैं तुम्हारा ध्यान बच्चों बाइनोमियल प्रॉपर्टीज पर लेकर आया हूं, जो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दी गई है या नहीं गिवन है, लेकिन आ तो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों बहुत आसान सा है, NC0 फॉर्मूला पता ही है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो NC0 की वैल्यू भी 1 आएगी और NCN की वैल्यू भी 1 आएगी। एक इसके बाद NC1 सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, NCN-1 सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो दोनों की वैल्यू n आ रही होगी। थोड़ा सा याद करने का मतलब ये है बच्चों कि 5C0 बोले या 5C5 बोले आंसर 1 आ जाएगा, इससे तुम्हारी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। मान लो हमारे पास 5C1 बोले या 5C1 को 5C4 लिख दो, है ना, दोनों का आंसर कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ऑलरेडी हल्का हल्का पता था। इनमें से ये वाली 3rd नंबर वाली प्रॉपर्टी भी ज़्यादातर काम आती है, NCR = NCN-R। क्या करते हैं, जैसे कई बार हमें 10C8 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 10 माइनस 8 10C2 की वैल्यू निकाल दो, तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो बच्चों बिल्कुल नॉर्मल सी है, और जो सवाल बनते थे वो बाइनोमियल प्रॉपर्टी से वो 4th 5th और 6th नंबर की चीजों को लेकर बनते थे। तो हम इस पर आते हैं, ठीक है, कि कौन से वाले प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहे हैं बच्चों, हम लोग 5th 6th 7 वाली प्रॉपर्टी पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आओ बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। कि उस प्रॉपर्टी नंबर जो है हमारे पास 4th वाली, इसमें क्या है कि बच्चों NCR और एक लिखा हुआ है NCR-1, ठीक है। दोनों में नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए और ऊपर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो आंसर क्या आता है, एक नंबर आगे हो जाएगा ऊपर वाला n+1 C, और इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो लिख देंगे R। लेकिन ग्रेटर का मतलब ये है कि दोनों में केवल 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ R-1 लिखा हुआ है, यहाँ R+2 लिखा हुआ है, वो ग्रेटर वाला लिख दिया, ऐसे नहीं, दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए और ग्रेटर वाला लिखना है। जैसे बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है कि 5C3 + 5C4, तो आंसर क्या आएगा, 5 तो ऊपर 1 बढ़ा देंगे 6C4। अभी तो आसान वाला था, मान लो हमारे पास 100C5 लिखा हुआ है प्लस 100C4 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 101C5। अब ये प्रॉपर्टी लिखी हुई तो ऐसे है बच्चों, लेकिन पूछते कैसे हैं उस पर अपन आते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 7C6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 8C6 लिखा हुआ है, प्लस फिर 9C6 लिखा हुआ है ना। इस तरह की फॉर्मेटिंग में आंसर है, और ऐसे करते करते वो कहाँ तक लेकर जा रहे हैं हम लोगों को, 100C6 तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6C6, ये क्वेश्चन है।
अब सर आपने तो हमें पढ़ाया था कि नीचे वाले एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ तो नीचे सेम आ गए, ऊपर एक का डिफरेंस आ गया। तो जो जो बच्चे इसका आंसर बताएगा उनको मेरी तरफ से एक एक समोसा पार्टी है बच्चों। बताओ देखो कैसे सोल्व करें, बहुत आसान सा सवाल है। देखो हमने पहले नंबर की प्रॉपर्टी से पढ़ा है कि NC1 इक्वल टू 1, मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1, और इस 1 को वापिस से हम क्या लिख सकते हैं 7C7, क्योंकि ये भी 1 होगा। बहुत बढ़िया। अब कई लोगों के तो दिमाग में चमक गया है भाई कि 7C6 और 7C7 ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ, फोर्थ नंबर की, कि ऊपर का सेम आ रहा है, नीचे एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा देंगे 8 लिख देंगे, नीचे वाला 8C7 कर देंगे। ठीक है, फिर देखो ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो इसको क्या लिख देंगे 9C7। ऐसे करते जाएंगे बच्चों। फिर इन दोनों में ऊपर का सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो 10C7। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे और फाइनल 100C6 को मिलाएंगे तो हमारे पास आ रहा होगा आंसर 101C7। ये फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे हमारे सामने प्रॉपर्टी मिला मिलाकर क्वेश्चन करवाते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या करना है बच्चों, जैसे हमारे सामने है NCR, तुम्हें थोड़ा सा इन्होंने घुमा कर लिखा हुआ है, तुम्हें याद करने के हिसाब से ऐसे बता सकता हूं कि NCR लिखा हुआ है तो एक N और एक R नीचे ले आओ, N/R लिख दो और ऊपर एक कम कर दो N-1 CR-1। वो ये क्या हो गया, देखो बच्चों वापस से देखो, N/R N-1 CR-1, एक एक कम कर दो। ठीक है, तुम चाहो तो एक एक कम और कर सकते हो, N/R तो लिखा हुआ है, इसमें से फिर क्या कर दो N-1 R-1 N-2 CR-2। सर ऐसे कब तक कर सकते हैं, जब तक तुम्हारा दिल लगे तब तक कर सकते हो। जैसे बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है 100C, लिख देते हैं 69, और यहां पर भी लिखा हुआ है 69। अब इसको सोल्व करना है, कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 69 को तो 69, ये हो जाएगा 169, 99C 68, 69 से 69 कैंसिल हो गया, तो 199C 68। तो आंसर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है बच्चों, सेम ही ये वाले भी प्रॉपर्टी उसी से ही हो जाएगी। NCR का तुम फॉर्मूला ओपन कर दो, NCR-1 का ही फॉर्मूला ओपन कर दो, कटकर ही आ जाता है। लेकिन अब इनके क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि ये यूज में थोड़े से कम ही लेने हैं, मतलब इनका यूजफुल कम होगा। फिर ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफली करवा दिया। अब सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट और हाईलाइट टॉपिक है वो तुम्हारे सामने है। देखो ये है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बालकों, रिमाइंडर थ्योरम में मतलब तुम रट के चले जाओ अच्छे से, जितने क्वेश्चन हैं सारे मिलाकर, मतलब टोटल मिलाओगे तभी 15 क्वेश्चन से ज्यादा रिमाइंडर वाले नहीं निकलने वाले। लेकिन इस बार हर शिफ्ट के अंदर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, पक्का। तो रिमाइंडर थ्योरम में तुम सारे क्वेश्चन लगा दो 1 बाय 1, बहुत आसान से है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले आज हम रिमाइंडर के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ प्रतिज्ञा लेनी है कि हम बिना रिमाइंडर के क्वेश्चन लगाए हुए कुछ नहीं करने वाले। थोड़ा बहुत बच्चों मेरी हेल्प लेकर आप रिमाइंडर के क्वेश्चंस यहां कर सकते हो। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन सवालों को देखेंगे और करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जैसे बाइनोमियल वाले टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका रिमाइंडर पता करना है, तो इसको बाइनोमियल में आप कैसे करो कि आप ऊपर 5 की जो पावर बनती है, जैसे 5 की पावर 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 5 की पावर 4 625 होगा। ऐसे आप बहुत सारी पावर निकाल सकते हो। अब इसमें तुम ढूंढो कि 8 इनमें से कौन से मल्टीपल के आसपास होगा, मतलब कि अगर हम 8 से डिवाइड करें तो सबसे छोटा रिमाइंडर किसके पास आ रहा होगा। जैसे अगर मैं 5 के बारे में बात करूं तो 25 को हम 24 + 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि जो 24 है वो 8 से डिवाइड हो सकता है।
ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में 24 को हटा देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं। अब मेरे को उसको 5 का स्क्वायर बनाना है। 99 को स्क्वायर बनाना मुश्किल है, इसलिए 99 से एक 5 उधार ले लो, 5 की पावर 98 हो जाएगा अपॉन 8। फिर क्या करेंगे, 5 इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर होल पावर 49 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो 5 यहाँ 25 को लिख देंगे 24 प्लस 1 की होल पावर 49/8। अब शॉर्ट ट्रिक तो ये बोलती है बच्चों कि हमेशा तुम्हें यहाँ पर 1 बनाने की थोड़ी सी ट्राई करो। और मैं क्या कह रहा था कि शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, अगर तुम्हारे पास नीचे वाले का मल्टीपल यहाँ आ जाता है तो इस पूरे को ही आप कैंसिल कर दो और डायरेक्ट क्या लिख दो, 5 और जो भी यहाँ बचा हुआ है उसकी पावर 49/8। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/8। अब क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5/8 का जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आंसर आ जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर निकल कर आने वाला है वो 5 आ जाएगा। सर इसको कैसे कैंसिल कर दिया, तो बच्चों भी हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम में इसको एक्स लेट करेंगे, इसको वाई लेट करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो जब आप एक्सपेंशन करने जा रहे होंगे तो हर टर्म में 24 24 24 24 आ रहा होगा। तो जिस जिस टर्म में भी 24 24 आ रहा होगा वो सब टर्म 8 से कैंसिल आउट होती जा रही होगी। केवल लास्ट की टर्म आएगी जिसके अंदर क्या नहीं आ रहा होगा, 24, उसमें केवल 1 बच रहा होगा। तो 1/8 करेंगे, बाहर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आ रहा होगा 5/8। 5/8 का रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 का रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बच्चों, 8 का रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक के नंबर रिमाइंडर में आ सकते हैं। कहीं बच्चे रिमाइंडर में थोड़े से कंफ्यूजन में भी रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2/3 का रिमाइंडर, 2/3 का रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 3/2 का रिमाइंडर बताओ, 3/2 का रिमाइंडर कितना होगा, 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं 6/4, अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है बच्चों 2 आने वाला है। लेकिन सर इसको अगर काट पीट के देखे तो 3/2 लिखा हुआ है। तो बच्चों रिमाइंडर में क्या करना होता है कि ऐसे ऊपर और नीचे कैंसिल नहीं करने होते, क्योंकि फिर वो रिमाइंडर नहीं शो करता। क्योंकि 4 का रिमाइंडर 0 1 2 3 तक आ सकता है, लेकिन अगर तुम काट दोगे उसको तो 2 का रिमाइंडर तो केवल 0 और 1 ही आने वाला है। तो इस तरह से बाइनोमियल में 2022 में 21 में एक एक ऐसे सवाल है जो ऊपर से नीचे तुम्हें कटवाएंगे, भूल कर भी नहीं काटना रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान देना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे वाले को बिल्कुल नहीं काटना है। ठीक है, अगर काटते हो तो लास्ट में जब रिमाइंडर निकालने जा रहे हो तो जो काटा है उसको वापस से मल्टीप्लाई भी कर देना, तो आपने जो काटा है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम रिमाइंडर चेकआउट करना। ठीक है बच्चों, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करके नहीं देखना आप लोगों को, जो भी मल्टीप्लाई में आया उसको कैंसिल आउट कर दो। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99। सेम ही सवाल है, पहले 8 से डिवाइड करवा रहा था, अब किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो वापिस से देखो कि 5 की पावर 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। तो मेरे को लगता है कि 13 की टेबल में जो मल्टीपल आता है वो 26 39 है ना, ऐसे 52 मल्टीपल आने वाले हैं। तो 26 और 25 में बहुत नजदीक वाला संबंध है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 99 को फिर 5 की स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 25 बनाएंगे। तो 5 की पावर 99 अपॉन 13, 5 का स्क्वायर बनाना है तो एक 5 को बाहर निकाला ताकि 5 की पावर 98 को हम स्क्वायर बना सके। ठीक है, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर की होल पावर 49 अपॉन 13, तो हो जाएगा 5 की पावर 1 25 की होल पावर 49 अपॉन 13। ये हो जाएगा 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 49 अपॉन 13। ठीक है ना। अभी यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं तुम्हें, 26 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो गया, तो 5
-1 की पावर 49 अपॉन 13, -1 की पावर 49 हो जाएगा माइनस, तो आ रहा होगा -5/13। अब बच्चों इसका रिमाइंडर पता करो, इसका रिमाइंडर क्या पता करें? तो -5/13 में अब रिमाइंडर कितना आएगा? क्या इसका आंसर 5 आने वाला है? तो जो बच्चे 5 बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर के बारे में तुम्हें पढ़ना अभी जरूरी इसलिए है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, 13 अगर लिखा हुआ है तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेकर 1 2 3 करते करते 12 तक जाएगा। क्या उसमें -5 आ सकता है? सर माइनस को हटा दो, फिर माइनस क्यों हटाएंगे? तो बच्चों अगर आपके पास ऊपर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो आपको उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? उसमें 13 प्लस कर दो और 13 माइनस कर दो, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर उसमें प्लस माइनस कर दो। देखो शॉर्ट ट्रिक तो कहती है कि जो भी ऊपर आ रहा हो उसमें नीचे वाला ऐड करके आंसर आ जाता है। -5 में +13 ऐड करने से 8 आएगा प्लस का, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्यों ऐसा करते हैं। देखो उसमें -5 में 13 और -13 ऐड करोगे, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों मिलकर तो 8 बनाएंगे। -13 अपॉन 13, 8 अपॉन 13, और 13 फिर 13 का मल्टीपल है जो पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 8। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा सवाल है। रिमाइंडर 1690 की होल पावर 2608 की होल पावर 1690, इसको आप लोगों को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 1690 को आप पहले 7 से डिवाइड कर लो, इसको किससे डिवाइड कर लो? 7 से डिवाइड कर लो, और इसमें ढूंढो कि क्या फैक्टर बनता है। 1690 को 7 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, है ना, आराम से कर लो, टाइम मिलेगा बच्चों तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम्हें बिल्कुल वहां सोल्व करके आने हैं। बायनोमियल थ्योरम में अगर आपको 3 मिनट की जगह 5 मिनट भी लग जाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आसान आता है, गलत होने के चांस कम है। ठीक है, हम क्या निकालने वाले हैं इसमें कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके ही पता कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। 29, फिर अपने पास 4 आ जाएगा तो 28, 1 0, फिर अपन 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3, तो रिमाइंडर 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 7 × 24 1, है ना, प्लस 3 की फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं 1690 को, और पावर में लगा दिया 2608 प्लस। इसी तरह से 2608 को भी किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, तो आप इससे इसको भी 7 से डिवाइड कर दो। 2608 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 21 5 0 7 49 1 8 2 14 4। ये तुम्हारे लिए डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों ना, मेरे को तो पता है कि इसमें 4 आंसर आने वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए बताने के हिसाब से रिमाइंडर 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 7,372 प्लस 4 होल पावर 1690, ये तुम्हारे पास आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ से हमारे चीज़ों को रब कर देते हैं। ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अब बच्चों इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैं बोल रहा था कि इसको 7 से डिवाइड करना था, है ना। 7 से डिवाइड करने का ये मतलब हुआ कि अगर अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 के जो मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 7 का मल्टीपल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट कर देते हैं? क्योंकि जब बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हर टर्म जितने भी 7 आएगी सब में रिमाइंडर 0 आने वाला है। अब बच्चों इसको लिखेंगे 3 की होल पावर 2608/7 प्लस 4 की होल पावर 1690/7। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको किस फॉर्मेटिंग में सोल्व करें, कैसे कैसे सोल्व करें वो तुम देखो। तो देखो बच्चों वापस से देखें अगर हम लोग, तो 3 की पावर 1
3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 3 की पावर 4 81 होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 7 का मल्टीपल ढूंढना है जो इसके पास आता हो। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3 को तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 27 को करेंगे तो रिमाइंडर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 1, जो कि 7 का मल्टीपल है। 1 लाना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे को इसको क्या करना है, 3 के क्यूब में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से 4 भी अगर 3 की में कन्वर्ट हो जाता तो बढ़िया रहता। तो 4 की पावर 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का क्यूब है ना 64 होगा। अब 64 क्या होगा बच्चों, 63 प्लस 1। 63 क्यों लिख रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि वो किसका मल्टीपल है, 7 का। तो बच्चों इसका 3 का क्यूब बनाना है, इसको भी किसका क्यूब बनाना है, 4 का क्यूब। अब क्या 3 का क्यूब डायरेक्ट बन जाएगा, देखो तुम लोग। तो ऊपर वाले टर्म 3 का क्यूब बनाने के लिए 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो 3 का मल्टीपल ऊपर वाले टर्म्स नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला नहीं है, क्योंकि इनका सम करने पर वो जो सम आ रहा है वो किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर हमें 3 से डिवाइड करना है इसको, तो इसमें से कुछ पावर बाहर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम 2 प्लस 6 प्लस 0 8 16 होता है टोटल, अगर इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2601 2607, है ना। अभी मैं बताऊंगा बाई 7, 3 का क्यूब बना देंगे। 4 अभी सम करो इसका तो भी 16 आ रहा है, तो इसमें से भी एक बाहर निकाल लो। तो 4 की पावर 1689 बाई 7, 3 की पावर, इसको 3 का क्यूब लिख दो। 3 का क्यूब को क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, 28 माइनस 1, ठीक है। थोड़ा डाइट कर रहे हैं तो 3 का क्यूब बनाते वक्त ये पावर कितनी हो जाएगी, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा 869, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4। अब इसको भी अगर हम 3 से करेंगे क्यूब तो 64 बनेगा, इसको लिख देंगे 63 प्लस 1, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 563 डिवाइडेड बाय 7। इस 7 का मल्टीपल है कैंसिल हो जाएगा, ये भी 7 का मल्टीपल है कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ आएगा 3 माइनस 1 की पावर 869 बाई 7, और ये आ जाएगा प्लस का 4 1 की पावर 563 बाई 7। अब यहाँ पर पावर ओड है तो माइनस में आ जाएगा माइनस का 3 बाई 7 और प्लस का यहाँ आ जाएगा 4 बाई 7। इनका सम करेंगे तो 1 बाई 7, तो इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1। ऐसे हमारे आंसर निकल कर आएंगे। आप और भी वीडियो देख सकते हो बच्चे जिसमें बाइनोमियल का रिमाइंडर लिखवाया गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हाँ, विद्या मंदिर आप सबके लिए एक सीरीज निकाल कर लाया है ताकि आप 1 आवर में 1 आवर 15 मिनट में ये सारे वीडियो को देखकर एक थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, और कोई चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है तो इनके थ्रू आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो डिलीटेड सिलेबस है हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, इनको देखकर आप थोड़े से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।